अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिज एकेडमी। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स और उसके टाइप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस ऑफ एसटीएस वी विल बी कवरिंग दिस टॉपिक टुडे। तो फर्स्ट चैप्टर है ये, और ये चैप्टर्स अगर आपको चाहिए तो आप नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, और इसी वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे। और इस फर्स्ट चैप्टर में से ये दो मेन टॉपिक्स हैं, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। एंड देन आप ऑफिस ऑटोमेशन करेंगे। तो जो भी हमें सिलेबस गिवन है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो है ताकि आपको इजी हो सके इन द अपकमिंग टेस्ट टू सिक्योर योर 12 मार्क्स। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर डेटा प्रोसेसिंग मशीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। एंड ये क्या होता है, जो है जो कि प्रोसेस करता है, क्या करता है, परफॉर्म और प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है, ऑपरेट करता है डेटा को अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो कि उस प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं हम। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि गिवन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके हमें आउटपुट्स या फिर रिजल्ट्स देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये अब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है हमारी लाइफ का। हम ज़्यादातर जो है वो डिपेंड अब कंप्यूटर्स पे करने लगे हैं फॉर डेली लाइफ टास्क्स। डेटाबेस एंट्री कर लें, कह लें, और डॉक्यूमेंटेशन कह लें, ऑफिस वर्क कह लें, एजुकेशनल पर्पस कह लें। तो ये सारे जो हैं काम जो है अब कंप्यूटर्स की मदद से हो रहे हैं। ठीक है, अब computers are now used vastly in every field of life। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब कंप्यूटर्स के जो हैं जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये बैंकिंग, एजुकेशन, बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और मीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सब पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मीन्स के हमें ये भी लाज़मी जानना है कि इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुए मौजूदा कंडीशन में, यानी कि मौजूदा फॉर्म में ये जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, वो किस तरह से, कैसे जो है हमें मिले, और सबसे पहले काम कब शुरू हुआ। तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर था, डेफिनेशन जिसमें हमने क्लियर की। अब देखते हैं आगे के एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है। जैसे कि ये लैटिन लैंग्वेज है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कंप्यूटर्स। ठीक है, टू काउंट। ठीक है, कंप्यूटर मीन्स टू काउंट। ठीक है, लैटिन है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैसे हुई। कंप्यूटर जो हमें आज मिनी कंप्यूटर्स और हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो हमें मिल रहे हैं वो जो है कैसे हम तक पहुँचे, ये सारा कुछ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि देखें कि आज हम जानते हैं कि मॉडर्न शेप्स में कंप्यूटर एक मिनी फ्रेम में आ चुके हैं। इवन के 1 इंच या 2 इंच तक भी मोबाइल, 2 इंच तक भी मोबाइल आजकल जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो दीज़ आर आल्सो द टाइप ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, अब कंप्यूटर्स जो है इनको 3 स्टेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं इनकी एवोल्यूशन के हिसाब से, कि ये 3 स्टेजेस हैं जब से ये काम स्टार्ट हुआ और मौजूदा हालात में जैसे हमें मिल रहा है। तो ये अब तक 3 एराज़ को जो है वो फेस करके आ चुका है हमारे पास। ठीक है, 3 स्टेजेस ऑफ द कंप्यूटर एवोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो मैकेनिकल एरा है, जिसको आप डार्क एज भी कह सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एरा में अब इस टाइप के कंप्यूटर्स जो थे हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन से कंप्यूटर्स हो रहे हैं, आएँगे। तो मैकेनिकल एरा की अगर हम ज़रा-सी हिस्ट्री देखें तो जैसे ही हम शऊर याफ़्ता होते जा रहे थे, एंड हम ट्राई कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जिससे हम अपनी काउंटिंग्स और डेली लाइफ टास्क क्या करें, ईज़ी करते जाएँ। ठीक है, ईज़ी करते जाएँ। तो इस हिसाब से हमने इन्वेंशंस करना स्टार्ट की। जैसे ही हमने इन्वेंशंस स्टार्ट की तो कुछ नाम हैं ऐसे
जो कि क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं, यानी कि फर्स्ट हैंड नॉलेज लेके वो काम को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैन हैव बीन ट्राइंग टू इन्वेंट मशीन्स, ठीक है, दैट कैन सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल कर सके, ठीक है। और इस मैकेनिकल एरा में जो है इंसान सबसे पहले जो सक्सेसफुल होते हैं, एक कंप्यूटिंग डिवाइस, एक सिंपल जो कि विथआउट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने मॉडर्न डेफिनेशन ऊपर आपको बताई थी उससे हट के, ठीक है। ये टोटली बेस्ट जो था वो मैकेनिकल एज पे था, और ये सिंपल और बेसिक अर्थमेटिक ही परफॉर्म कर पा रहे थे, ठीक है। तो उन मशीन में सबसे पहले हमारे पास जो आता है मैकेनिकल एरा में, वो हमारे पास एबाकस है। ये 3000 बीसी पहले इन्वेंट किया गया था, ठीक है। एबाकस वाज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो, ठीक है, 5000 ईयर्स अगो। एंड इसको अभी काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। इवन के अब भी छोटे बच्चों को बेसिक काउंटिंग समझाने के लिए इसको स्कूल्स में अभी तक भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको एबाकस को फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर्स का पहला प्रोटोटाइप, पहला यानी कि कॉपी या सैंपल आप कह सकते हैं, ठीक है। ये अब इसके बाद हम अगर देखें, हमारे पास दूसरा जो है नेपियर स्पोन्स। नेपियर स्पोन्स क्या थे? ये जॉन नेपियर एक जो है मैथमेटिशियन थे। उसने मैथमेटिक्स की फील्ड में जो उनको कंफ्यूजन्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, वो उनको सॉल्व करने के लिए ही डिस्कवर्ड समथिंग न्यू, जिसमें इसने कुछ बोन्स या वुड्स यूज़ करके एक कंप्यूटिंग मशीन बनाई, ठीक है। 1612 में, आल्सो कॉल्ड नेपियर रोड्स, एक रोड्स लाइक स्ट्रक्चर था। ये मशीन बहुत स्मॉल थी और इसमें 10 रोड्स थी, ठीक है, 10 रोड्स थी। रोड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, या तो ये बोन्स से, वुड या फिर मेटल से बनाई जाती थी। इसको सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रोसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और ये इन्वेंट की गई थी 1612 में, ठीक है, एडी एनो डोमेनी। नेपियर स्पोन्स की यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं। उसके बाद स्लाइड रोल जो था, इसको भी कुछ साल बाद में इन्वेंट किया जाता है। अब ये विलियम आउटगर्थ थे, आउटरेट, ठीक है, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है। सबसे पहले अगर कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूटर को इन्वेंट करने में जो मेन रोल रहा, वो मैथमेटिशियंस का ही रहा, क्योंकि उनको कंप्यूटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो दैट्स व्हाई दे ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो स्लाइड रोल को इन्वेंट करने वाले विलियम आउटरेट थे, जिन्होंने स्लाइड रोल को इन्वेंट किया। और बेसिकली ये एक टू मूवेबल पेयर ऑफ टू मूवेबल रोल्स था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो मूवेबल रोड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। दे हैड स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ मार्किंग, इस पे मार्किंग हुई थी, जैसे कि हमें आज भी स्केल्स पे जो है, रूलर्स पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब दीज स्केल्स वर यूज्ड फॉर द मैथमेटिशियन कंप्यूटेशन, यानी कि कंप्यूटेशंस, इसको मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है, उस टाइम पे। और ये मॉडर्न स्लाइड रूल आर स्टिल यूज्ड इन सम कंट्रीज, अब तक भी यानी कि अब भी कुछ कंट्रीज़ में ये वैलिड हैं और इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद पैस्कलाइन, ठीक है, ये पैस्कलाइन आर पास्कल्स कैलकुलेटर भी इसको कहा जाता है। इसको जो है 1642 एडी में इन्वेंट किया गया था। ये भी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, बेलाइस पास्कल, इस जो थे, इन्होंने, ये भी एक मैथमेटिशियन थे, और मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है इन्होंने इन्वेंट किया था, जिसको पास्कलाइन कहा जाता था, ठीक है। अब ये मशीन वो अपने फादर को हेल्प करने के लिए, यानी कि उसके फादर एक टैक्स कलेक्टर थे, तो उसको हेल्प करने के लिए उन्होंने ये बनाई थी, ठीक है, पास्कलाइन कैलकुलेटर भी, या पास्कल्स कैलकुलेटर आप इसको कह सकते हैं। और इसको इन्वेंट 1642 एडी में किया गया था। अब पास्कलाइन जो है वो क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 8 फिगर्स तक ये कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि
लेबनिज़ कैलकुलेटर। अब लेबनिज़ कैलकुलेटर में क्या आता है कि ये 1694 को इन्वेंट किया गया था, और इसको जो बनाने वाले थे वो जर्मन मैथमेटिशियन थे, गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज़ जो थे, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, और ये फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल द फोर बेसिक अर्थमेटिक, यानी कि एडिशन और उसके साथ साथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा कुछ जो है एक ही डिवाइस कैलकुलेट करता, ये पहला वो डिवाइस था। ठीक है, लेबनाइज़ कैलकुलेटर। ओके, एंड उसके बाद आ जाता है मॉडर्न, यानी कि अब डार्क एरा से ज़रा सा मॉडर्न की तरफ आ रहे हैं हम। ठीक है, जो कि हमारे पास बाबेट्स डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स। ठीक है, अब एनालिटिकल इंजन्स और बाबेज डिफरेंस जो है मशीन, ये जो है वो यानी कि लेड बेसिक है, फाउंडेशन है मॉडर्न इन्वेंशंस और मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। सबसे पहले देखेंगे कि चार्ल्स बाबेज, जिनको आप फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, क्यों? इस वजह से क्योंकि सबसे पहले डिज़ाइन वगैरह ये इन्होंने परफॉर्म की थी, यानी कि प्रेजेंट की थी। चार्ल्स बाबेज कौन थे? ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और मैकेनिकल इंजीनियर साथ साथ। ठीक है, मैथमेटिशियन और मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, और ये यानी कि हमें क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिलता भी है। ठीक है, फादर ऑफ द कंप्यूटर। अब इन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन इन्होंने बनाई, और इसकी इन्वेंशन जो थी वो डिफरेंस इंजन थी। ठीक है, क्या थी? डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बाबेज। और इट वाज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये क्या था? ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और ये डिफरेंस इंजन एक लार्ज मशीन थी जो कि मेटल से बनी थी, और इसको स्टीम की मदद से चलाया जाता था। ठीक है, अब इसमें जो स्टोरेज था, जैसे कि आज हम कंप्यूटर्स में स्टोरेज पहले मालूम करके फिर परचेज़ करते हैं, या उसकी रैम एंड रोम ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस इंजन में जो था वो मैकेनिकल मेमोरी यूज़ हो रही थी, जो कि टेम्पररी तौर पे प्रोसेस करके जो है वो डेटा को स्टोर करती थी, परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है, देन द चार्ल्स बाबेज ने एक और चीज़ डिज़ाइन की, जिसको आप जो है वेरी बिग मशीन इन 1837 में। ठीक है, ये पॉइंट भी याद कर लें। और इसको एक एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया। ठीक है, और इसमें जो है वो ALU बेसिक प्रोग्रामिंग फ्लो कंट्रोल को भी ऐड किया गया। ठीक है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये भी ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इसको भी ऐड किया गया एज अ प्रोग्रामिंग फ्लो कंट्रोल। ठीक है, ये एनालिटिकल कंप्यूटर था, और ये मॉडर्न जो है इसकी फाउंडेशन हम इसको कहते हैं एनालिटिकल इंजन को। मॉडर्न कंप्यूटर्स की फाउंडेशन को हम एनालिटिकल यानी कि एनालिटिकल इंजन को कहते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स की फाउंडेशन। ठीक है, ये इन्वेंट की गई थी 1837 में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे दीज आर द टू एग्जांपल्स। एक डिफरेंस मशीन है और दूसरा जो है एनालिटिकल इंजन है। ओके, अब इलेक्ट्रो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा। ठीक है, ऊपर वाला यानी कि हमारे पास टोटली मैकेनिकल एरा था, और ये मिडल एज या फिर इसको आप इलेक्ट्रो मैकेनिकल एज भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रो मैकेनिकल एज में 19th सेंचुरी की स्टार्ट में ये स्टार्ट हो जाता है, और इसमें साइंटिस्ट जो हैं वो और ज़्यादा एक्यूरेट और मोर फास्टर मशीन्स जो हैं वो कंप्यूटिंग के लिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इनको स्टीम प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी जो है यूज़ करने का मौका मिलता है, और यहाँ पे कंप्यूटर्स फास्टेस्ट नहीं कहेंगे, फास्ट थे और एक्यूरेट कंप्यूटिंग करने के काबिल थे। और इसका सबसे पहले जो हम मिसाल लें वो टेबुलेटिंग मशीन थी। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू कवर दीज ऑल, एंड दिस इज लाजमी। ओके, अब हेरमन सोलरिट्स टेबुलेटिंग मशीन। अब टेबुलेटिंग पहली मशीन जो थी वो हमारे पास अमेरिकन इन्वेंटर थे, जिसका नाम था हेरमन। ठीक है, हॉलरिथ। इन्होंने 1890 को ये टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी, और सबसे पहले इसको यूएस इलेक्शंस के लिए नहीं बल्कि सीनेट के लिए यूज़ किया गया था, क्योंकि टेबुलेटिंग मशीन जो है सीनेट डेटा टुक
ओनली 6 मंथ्स, जिसको ये 5 से 7 साल लग जाते थे, 6 साल लग जाते थे, उसको सिर्फ 6 महीनों में ही इन्होंने ये जो है वो काम यानी कि इस मशीन ने कर दिखाया। तो दैट्स व्हाई दिस बिकेम फेमस, ये फेमस बन गई। ठीक है, यूएस इन 1880 में जो हुए थे, विच टुक 7 years टू बी completed, लेकिन इसने ये काम जो है वो सिर्फ 6 माह में करके दिखाया। सो दैट्स व्हाई ये फेमस थी। ठीक है, फेमस फॉर यूज इन द मेनी ऑफिसेज इन, उस टाइम फिर इसको ऑफिसेज में प्रैक्टिकल कर दिया गया यूएस गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये टेबलेटिंग मशीन की जो है आप तस्वीर भी स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इरा को अगर हम देखें तो ये मॉडर्न इरा है, इसमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट्स देखने को मिली। वैक्यूम ट्यूब से लेके वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रॉन ट्यूब से हमें लेके जो है वो आज तक जो है हम ट्रांजिस्टर्स और आईसीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न एज में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको सबसे पहले जो है काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया है इस मॉडल्स को, और काफ़ी सारी जनरेशन्स भी जो है वो इस इरा में हमें देखने को मिली, जो कि आज तक हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस मॉडर्न एज, तो ये बेस्ड थी वैक्यूम ट्यूब्स पे। ठीक है, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जा रहे थे, और तकरीबन इस तरह के 1800 वैक्यूम ट्यूब्स, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो एक कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जा रहे थे, और ये लार्ज साइज्ड थे। ठीक है, एक ही रूम को कवर कर रहे थे, लार्ज साइज थे, एक्सट्रीमली लार्ज साइज थे। ठीक है, और इसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी फर्स्ट जनरेशन में, जो कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम्स को एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, और पंच कार्ड्स को एज इनपुट यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, पंच कार्ड्स जो थे उनको इनपुट के लिए यूज़ किया जा रहा था, और उसके साथ साथ जो है इस इरा के कंप्यूटर्स जो थे वो साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा था। रिसर्च पर्पस और साइंटिफिक पर्पस के लिए ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और उसके बाद यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये जो हैं इस जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स की आप जो है यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्यूम ट्यूब्स थे। इस तरह के 18,000 जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे कंप्यूटर्स उस टाइम बनाने में, और 30 टन से भी ज़्यादा इनका वज़न हुआ करता था टोटल एक कंप्यूटर का। ठीक है, और इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी। इलेक्ट्रिसिटी तो ज़्यादा कंज्यूम होती थी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से उनका नुकसान भी बहुत होता था, और ये बहुत कॉस्टली थे ये सारे। ठीक है, सेकेंड जनरेशन को अगर हम देखें तो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास मॉडिफिकेशन आती है, और फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड आपको मैं बताना भूल गया, जो कि फर्स्ट जनरेशन का हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये फर्स्ट जनरेशन हमारे पास 1940 से, ठीक है, 1940 से 1956 तक ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर रहती है। ठीक है, जिसको फिर मॉडिफिकेशन करके सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में इनपुट किया जाता है, यानी कि उनको इनका दिया जाता है। तो यह 1956 से 63 तक जो है जनरेशन रहती है, वो सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर रहती है। अब ये ज़रा-सा मॉडिफ़िकेशन की गई, इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, और ये कंप्यूटर्स ज़रा से फास्टर थे और स्मॉलर थे पहले वाले से, फास्टर एंड चीपर एंड एफिशिएंट भी थे। ठीक है, अब इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई थी। ठीक है, वहाँ पे मैकेनिकल लैंग्वेज थी, लेकिन इसमें फोरट्रॉन और कोबॉल को इस्तेमाल किया गया। फोरट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको ही फॉलो करेंगे। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द आर गिवन सिलेबस। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू फॉलो दिस। अब यहाँ पे अगर देखें मैकेनिक कोर वाज मैग्नेटिक कोर को वहाँ पे जो है मैग्नेटिक ड्रम्स, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर्स को एज अ प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम यूज़ किया गया। यहाँ पे भी पंच कार्ड्स जो हैं वो एज इनपुट डिवाइस यूज़ हो रहे हैं, और पेपर टेप भी होती थी फर्स्ट जनरेशन में, पेपर टेप को भी एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया गया सबसे पहले। ठीक है, और कंप्यूटर्स में हमारे पास कमर्शियली इसको इस्तेमाल किया गया, एंड ये साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। इसके मिसाल जो हैं वो IBM
7094 एंड IBM 1401 जो है इसके बहुत बड़े मिसाल हैं जो ओके इस जनरेशन के टॉप कंप्यूटर्स थे। उसके बाद आप जो हैं वो थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन जो है उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी और ये टर्निंग पॉइंट भी यहाँ पे रहा। 1946 से 1971 तक ये जनरेशन का टाइम पीरियड है और इसमें जो है वो आईसीज़ का इस्तेमाल किया गया। अब आईसी का जिसको पता नहीं है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जिन्होंने क्या किया कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं तस्वीर इनकी, ठीक है। इसकी वजह से साइज़ में और ज़्यादा कमी आ गई। कंप्यूटर्स जो हैं अब मोर इफ़ेक्टिव हो गए, यानी कि इनकी एफिशिएंसी और बढ़ गई और इनकी स्पीड भी बढ़ गई, साइज़ में भी कम हो गए और एक्सपेंसिव भी लेस एक्सपेंसिव हो गए, ठीक है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें इस्तेमाल की गई। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा कि ऊपर जो है फोरट्रॉन और यहाँ पे COBOL जो है यूज़ किया गया एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, ठीक है। अब कीबोर्ड को भी इस्तेमाल किया गया एज़ अ इनपुट एंड मॉनिटर को एज़ अ आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे कीबोर्ड और मॉनिटर्स की जो है वो एंट्री हो चुकी है थर्ड जनरेशन में, ओके। अब इस कीबोर्ड और मॉनिटर्स से और ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें विजुअली चीज़ें जो है मॉनिटर्स पे दिखाई देने लगी और प्रिंटर्स भी बहुत ज़्यादा, यानी कि प्रिंटर्स का यहाँ पे ज़िक्र ज़्यादा नहीं किया गया है क्योंकि वो एडवांस लेवल लेक्चर में चला जाता है। अगर यहाँ पे हमारे पास जो बुक दिया गया है उसमें नहीं है तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग देम, ठीक है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे क्या होते हैं वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक उसमें पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आप एज़ रट्टे के तौर पे इसको जान लें कि टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस सिस्टम में यूज़ किए गए। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो एक्सटेंड किए गए, उनका काम और ज़्यादा बढ़ा गया। इनको डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। कौन सी जनरेशन तक? थर्ड जनरेशन तक। जैसे कि आज भी हम जो है डेटाबेस के लिए काफ़ी सारे कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नादरा और स्कूल सिस्टम्स की डेटाबेस ईटीसी मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थर्ड जनरेशन में सबसे पहले ये डेटाबेस मैनेजमेंट का काम इनसे लिया जाने लगा, ठीक है। इस इरा के मशहूर कंप्यूटर्स जो थे वो IBM 360 एंड IBM 370 जो हैं वो इस जनरेशन के मशहूर कंप्यूटर्स हैं। अब हम बात अगर करें तो 1971 से प्रेज़ेंट एज तक, ठीक है, जिसको ऑलमोस्ट ये 50 इयर्स मुकम्मल हो गए हैं और फोर्थ जनरेशन जो है हमारे पास वो कौन-सी है? वो प्रेज़ेंट तक, ठीक है, सॉरी। तो फिफ्थ जनरेशन जो है वो भी जारी है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में अभी भी ये कंटिन्यू है। इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स हो गई और इसकी वजह से बहुत बड़ा एक इनकलाबी काम हुआ, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होने लगे और कंप्यूटर और ज़्यादा जो है फ़ास्टर होने लगे और कम जो है एक्सपेंसिव, यानी कि लेस एक्सपेंसिव होने लगे। साइज़ में और ज़्यादा कमी आने लगी एंड रिलायबल कंप्यूटर्स बनने लगे, ठीक है। और इसमें सेमीकंडक्टर्स को इस्तेमाल किया गया, सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को और रीड ओनली मेमोरी इनको इस्तेमाल किया गया एंड मैग्नेटिक स्टोरेज जो है इनको इस्तेमाल किया गया एज़ द स्टोरेज बडीज़, ठीक है। और उसके बाद इनको मोर हाई लेवल लैंग्वेज पे लिया गया, जैसे कि पहले कंप्यूटर्स जो थे फर्स्ट जनरेशन मैकेनिकल पे थी, फिर फोटोन पे आई, देन कोबोल पे एंड द फोर्थ जनरेशन तक आते-आते हमारे पास सी और सी प्लस प्लस एंड जावा जैसी लैंग्वेजेस भी जो है वो देखने को मिली, ठीक है। और ये कंप्यूटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में इस्तेमाल होने लगे। एप्लीकेशंस, बिज़नेस एंड मार्स, एट वर्क, एजुकेशनल पर्पस ईटीसी जो भी। अब इसमें जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन सिस्टम्स यूज़ होने लगे। जिस जनरेशन अब यहाँ पे आप ये भी मालूम कर लें कि टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ये थर्ड जनरेशन में था, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज़्ड। और उसके बाद हमारे पास दिस जनरेशन आल्सो डेवलप द ग्राफिक। इस जनरेशन में हमारे पास JUI यानी कि आपको ग्राफिक यूज़र इंटरफेसेस भी देखने को मिले और एग्जांपल इसके क्या हैं? एप्पल मैकिन्टॉश एंड IBM पीसी जो हैं यहाँ पे जनरेट होने लगे, ठीक है। और उसके साथ-साथ फिफ्थ जनरेशन प्रेज़ेंट जो हमारे पास चल रही है और उसके बाद और भी आएँगी वो जनरेशंस।
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग में डिवाइस स्टिल आर बीइंग डेवलप्ड, अभी भी बन रहे हैं, और ये मोस्ट एडवांस लेवल है ऑफ द कंप्यूटिंग लैंग्वेज, जिसमें कंप्यूटर्स कैपेबल हैं सेल्फ लर्निंग के, ठीक है, सेल रीजनिंग के कैपेबल हैं, और जनरलाइजेशन के भी कैपेबल हैं। अब इन कंप्यूटर्स को दीज कंप्यूटर्स आर कंट्रोल्ड मशीन लाइक, ये कंट्रोल्ड मशीन है, जैसे कि रोबोट्स को आप काम में ला सकते हैं एज अ कंट्रोल मशीन। उसके बाद ये एबल ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए भी एबल हैं, और एआई की मदद से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और भी जो है ये एडवांस हो चुका है ये फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। और इसमें एआई की मज़ीद ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज है, प्रोसेसिंग है, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स जो भी है इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। और रोबोटिक्स का एक रोबोट्स का कोई ऊपर आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अगर की जाए, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जनरेशंस हो गई, और लास्ट टॉपिक जो है इसको हम कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी टाइप एंड डेटा हैंडल के टाइप ऑफ डेटा हैंडल के तौर पे हमारे पास एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद साइज़ के लिहाज से अगर हम देखें, सुपर कंप्यूटर हैं, मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। एंड पर्पज़ के लिए जनरल पर्पज़ एंड स्पेशल पर्पज़ दो टाइप्स हैं इसके, ठीक है। ये आप जो है एज अ ओवरऑल याद कर लें कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से 3 तरह के कंप्यूटर हैं, साइज़ के हिसाब से 3 तरह के हैं, बाकी पर्पज़ के हिसाब से 2 तरह के हैं। वो कौन से हैं उनको हम जो है ये ज़रा सी डिटेल इनकी भी शेयर करेंगे, ताकि हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था फर्स्ट चैप्टर वो क्लियर हो सके। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 3 टाइप्स के कंप्यूटर हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आप जो है एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, ठीक है, एनालॉग फॉर्म में डेटा। ये आप देख सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जांपल है, जिसमें डेटा जो है फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअस वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक प्रेशर और टेम्परेचर और वोल्टेज, जो हमारे पास हमारे घरों में आज भी एनालॉग कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं। जैसे कि एमीटर ले लें, कोई अभी स्क्रू के आप देखेंगे कि जब भी आप जाएँगे शॉप्स पे तो टायर में हवा फिलिंग के लिए जाएँ, ठीक है? तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, वो आपको बताएँगे कि इतनी पीएसआई जो है टायर में हवा जो है फिल की गई है। और उसके अलावा आप अगर यूज़ करते हैं फ्रीज़र्स वग़ैरह, तो उनको आप स्टेबलाइज़र पे देखें तो इस तरह के आपको मिलेंगे कि कितना वोल्टेज, कितना करंट वग़ैरह, ये सारा जो है डेटा मिल रही होगी। ये एनालॉग कंप्यूटर्स की टाइप है। उसके बाद अगर हम देखें जैसे कि हमारे पास स्पीडोमीटर है वो भी, और वोल्टमीटर है, ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स को अगर हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं कॉमनली यूज़ टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है, यानी कि कॉमनली यूज़ टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं डिजिटल। अब इनको इंफॉर्मेशन इन द क्वांटिटीज़ यूजिंग द बाइनरी नंबर्स, जैसे कि हमारे पास ये बाइनरी नंबर्स आप देख सकते हैं। होम कंप्यूटर्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और ऑफिसेज में आपको बिजनेस या साइंटिफिक फील्ड्स में जो भी कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और अगर हाइब्रिड कंप्यूटर्स देखें तो हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास 2 तरह, यानी कि इसमें आप एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये जो है वो डिजिटल फीचर्स भी इसमें होंगे और एनालॉग भी होंगे। जैसे कि आप हाइब्रिड कंप्यूटर अगर इस्तेमाल करता है तो एनालॉग टू डिजिटल एंड टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी कर सकता है। जैसे कि इनमें इनपुट जैसे कि आप इनपुट और आउटपुट आइदर डिजिटल होगी या फिर एनालॉग होगी, वो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं एसवीएम मीटर में, ठीक है। और एनालॉग अकॉर्डिंग टू द साइज़ अगर देखें तो साइज़ के हिसाब से 4 ग्रुप्स में कंप्यूटर डिवाइडेड हैं। सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि मोस्ट पावरफुल हैं और फास्टेस्ट भी हैं, ठीक है, फास्टेस्ट हैं और लार्जेस्ट कंप्यूटर्स हैं, और ये एक्सपेंसिव होते हैं और ये बड़े पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाइडली यूज़ इनका जो किया जाता है वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे कि एरोडायनामिक्स हो गया, डिज़ाइन सिमुलेशंस में, और जियोग्राफिकल डेटा कैलकुलेट करने में, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो ये भी पावरफुल होते हैं, मल्टीपल यूज़र्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर कंप्यूटर्स इसमें यूज़ होते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस ये कर सकते हैं एक वेरी हाई स्पीड पे। मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स एक्सपेंसिव होते हैं, रिक्वायर अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इनमें
रिक्वायर होती हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। और इसमें इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड जो है सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज टू बी इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड, इसमें इन तरह के कंप्यूटर्स में, मिनी फ्रेम्स में किया जाता है। जैसे कि हमें जो है वो बैंक्स में और लार्ज बिज़नेस में हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स जो हैं, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स थे, अब ये हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स हैं। अब ये मेन फ्रेम, सॉरी, मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम स्मॉलर देन द मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम से ये क्या है, कम है। ऊपर मैंने जो आपको बताया ये मेन फ्रेम थे, ठीक है, ये मिनी कंप्यूटर्स नहीं थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। बाय मिस्टेक हो गया ये वाला, मीन्स के मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये और क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं और ये मोर पावरफुल होते हैं, और इनमें माइक्रो कंप्यूटर्स से ठीक है, मोर पावरफुल होते हैं। और मिनी कंप्यूटर्स यूजुअली यूज इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसमें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक मल्टीपल यूज़र्स कैन यूज़ द मिनी कंप्यूटर्स थ्रू टर्मिनल्स के थ्रू इसको मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो IBM AS 400 और डेक वैक्स जो है इसके एग्जांपल्स हैं मिनी कंप्यूटर्स के, ठीक है। अगर माइक्रो कंप्यूटर्स को देखें तो माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स को कहा जाता है, पीसीज जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं और ये कंप्यूटर को बहुत ही सस्ता एंड तेज़ और रिलायबल बना देते हैं, ठीक है, फास्ट एंड मोर रिलायबल। अब इसमें स्मॉल कंप्यूटर्स डिज़ाइन यूज्ड टू बी इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स के लिए इसको स्मॉल कंप्यूटर और डिज़ाइन किया गया है। पीसीज कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ टास्क लाइक डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए और इलस्ट्रेशंस के लिए और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ हमारे पास 2 टाइप के जो हैं कंप्यूटर, एक जनरल कंप्यूटर्स हैं। जनरल कंप्यूटर्स के पास जो है टुडे हम जनरल पर्पस जैसे कि पर वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए और स्टोर एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम्स इन देयर मेमोरी। अब इनका मेन काम जो होगा लाइक वर्ड प्रोसेसिंग होगा, टाइपिंग, एडिटिंग है, पेरोल है, अकाउंट्स हैं, इन्वेंट्री, ठीक है, कंट्रोल है, मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स है, डेटाबेस वगैरह, ये सारा जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस है एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस है, ये सारा कुछ हमारे पास जनरल कंप्यूटर्स पे। और ये अगर देखें तो ये डेस्कटॉप की फॉर्म्स में होंगे, लैपटॉप्स की फॉर्म में होंगे, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स की फॉर्म में होंगे जनरल कंप्यूटर्स जो है ये वाले, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को देखें तो ये हमारे पास जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेशल एंड स्पेसिफिक टास्क। जैसा कि अगर हम देखें तो दीज आर आल्सो नाउन एज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, इनको डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। और ये कंप्यूटर्स आपको इस्तेमाल में मिलेंगे कब, ट्रैफिक लाइट्स पे यूज़फुल इन ट्रैफिक लाइट कंट्रोल्स, नेविगेशन सिस्टम्स में, रेडार वगैरह, एविएशन, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड एटीएम्स में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये था आज का कंप्लीट टॉपिक जो कि हमें गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस हमने कवर किया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।